क्रिस्टोफर बेकविथ फरमाते हैं कि इस्लामिक सिटी बगदाद जब 762 एडी में बसाया गया था तो वो गोलाकार था। और वो गोलाकार इसलिए था क्योंकि वो एक बुद्धिस्ट मंडल पे आधारित था। इस्लामिक सिटी बुद्धिस्ट मंडल पे आधारित। क्या कनेक्शन है इसका? क्यों उन्होंने ये अटकल लगाई? आज की कहानी इसी की कहानी है। स्वागत है। सेंट्रल एशिया में अमू दरिया नाम की एक बहुत बड़ी रिवर है। उसके और हिंदू कुश माउंटेन रेंज के बीच में जो जमीन है उसमें अफगानिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान की जमीनें आ जाती हैं। पुराने पर्शियन भाषा में इस एरिया को बख्तरीस बोला जाता था। फिर अलेक्जेंडर आते हैं और ग्रीक इसे बैक्ट्रिया बोलते हैं। आज से कोई 2250 साल पहले डायोडोटस वहां एक इंडो ग्रीक किंग्स की डायनेस्टी शुरू करते हैं। और इनके एक बड़ी अनूठापन था। क्या? भारत के पहले द्विभाषीय बाइलिंगुअल कॉइन्स इन्होंने शुरू किए थे। एक तरफ ग्रीक, दूसरी तरफ खारोष्ठी या ब्राह्मी में लिखा हुआ था। ये कॉइन्स आज भी आप देख सकते हैं। उसके अलावा इस इंडो ग्रीक किंग्स में एक मेनेंडर साहब भी थे। मेनेंडर को हम मिलिंद के नाम से जानते हैं और इनका एक बड़ा इंटरेस्टिंग ग्रंथ है जिसमें मिलिंद नागसेन जो बुद्धिस्ट संत हैं उनके साथ वार्तालाप करते हैं। उस डायलॉग में फिलॉसफी डिस्कस होती है और उसे हम मिलिंद पन्हा के नाम से जानते हैं अपने इतिहास में। खैर, फिर ये इंडो ग्रीक किंग्स जाते हैं, अलग अलग लोग वहां पे आते हैं और फिर पहली से तीसरी शताब्दी के बीच में चीन से एक ट्राइब निकलता है, युएजी। और वो कुषाण एम्पायर सेटअप करता है। नीचे मथुरा से लेके ऊपर तक जाता है और बैक्ट्रिया उस कुषाण एम्पायर का सेंटर में पड़ता है। कुषाण एम्पायर का वैसे पेशावर और बाकी जगहें जो थी वो उनके सेंट्रल पॉइंट्स थे, तो बैक्ट्रिया वहीं पास में पड़ता है। और बैक्ट्रिया का जो सेंटर था, जो कैपिटल था, उसको बैक्ट्रा बोला जाता था, आज का बल्ख। अब हमें यह समझना है कि जरथुस्त्र जो पारसियों के पैगंबर हैं वो इसी एरिया में थे। पारसियों की जो पवित्र किताब है जेंड अवस्था, वो बैक्ट्रिया में ही रची गई थी, बल्ख के आसपास। अलेक्जेंडर जब आते हैं तो वो बैक्ट्रिया में ही शादी करते हैं रॉक्सैन के साथ। तो ये बैक्ट्रिया का जो एरिया है इसके ऊपर अलग अलग पर्शियन परतें पड़ी हैं, फिर उसके बाद ग्रीक इन्फ्लुएंस आया है, फिर बुद्धिस्ट इन्फ्लुएंस आया है, बाद में इस्लामिक इन्फ्लुएंस आया है। और इसकी वजह से इस बैक्ट्रिया के एरिया में एक अलग कल्चर डेवलप होता है, एक अलग लैंग्वेज डेवलप होती है, एक अलग स्क्रिप्ट डेवलप होती है। ये एक इस एरिया का अनूठापन था और बल्ख इसका सेंटर था। जब कुषाण एम्पायर डेवलप होता है तो बल्ख आपके भारत का सबसे उत्तरी छोर बन जाता है। और कुषाण बुद्धिज्म को सपोर्ट करते थे, पेट्रोनाइज करते थे। भिक्षु, रेलिक्स और स्क्रिप्चर्स बल्ख की तरफ मूव करते हैं बुद्धिज्म के। और बल्ख नालंदा बन जाता है सेंट्रल एशिया का, क्योंकि वहां एक मठ बनता है, वहां पठन पाठन का कार्यक्रम शुरू हो जाता है और तरह तरह के वहां पे ज्ञान और ज्ञानी इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं। बल्ख में नवविहार नाम का एक बहुत बड़ा सिस्टम और सेंटर डेवलप होता है। उसमें 50 फुट ऊंचा, 50 मीटर ऊंचा एक स्तूप बनता है। उसके ऊपर तरह तरह से कपड़ों से उसको सुसज्जित किया गया होता है, प्रेशस स्टोन्स उसके ऊपर लगाए गए होते हैं। उसके आगे पीछे गोलाकार एक आर्केड बनता है जिसमें छोटे छोटे सेल्स होते हैं, जिसमें ज्ञान और ज्ञानियों का भंडार हो जाता है। और फिर आपको समझना है कि भारतीय संस्कृति का एक अनूठापन है उसकी अर्थव्यवस्था का। हमारे यहां मोक्ष, धर्म, कर्म ये कुछ अलग ही कॉन्सेप्ट्स हैं। आप जो काम करते हैं वो अगले जन्म को सुधारने के लिए करते हैं। और यही चीज बुद्धिस्ट किंग्स भी करते हैं। वो धार्मिक संस्थानों को सपोर्ट करते हैं, भिक्षुओं को सपोर्ट करते हैं, पठन पाठन के कार्यक्रम को सपोर्ट करते हैं। आम आदमी भी यही करता है, ये सोच के कि पुण्य कमाएगा और उसका अगला जन्म जो है वो बेहतर होगा। इसी चक्कर में
नवविहार एक पठन पाठन का बहुत बड़ा केंद्र बन जाता है, बल्क में, सेंट्रल एशिया में, बुद्धिज्म का। तरह तरह का ज्ञान वहां आना शुरू हो जाता है। भारत का ज्ञान उत्तर की तरफ, बल्क की तरफ चलना शुरू हो जाता है और सारा वहां केंद्रित हो जाता है बल्क में। और बल्क एक किंगलेस मोनेस्टिक प्रिंसिपैलिटी है, वहां कोई राजा नहीं है। हाँ, आगे पीछे के जो राजा थे वो उसको सपोर्ट करते थे, उसको प्रोटेक्ट करते थे। पर नवविहार को सपोर्ट करने के लिए बहुत सारा लैंड डोनेट किया जाता है, जो एग्रीकल्चरल लैंड है। वहां से टैक्सेस आते हैं, वहां से डोनेशंस आती हैं, किंग्स आते हैं जो चीन से, खोटान से, तिब्बत से और भारत से आते हैं, वहां पे डोनेशंस देते हैं। पैसे का आना जाना वहां पे चलता है, पठन पाठन होता है, ज्ञान और ज्ञानी आते हैं। और इन सब को मैनेज करता है नवविहार का चीफ प्रीस्ट, जिसे हम प्रमुख के नाम से जानते हैं। और जब आप उसको अरेबिक लैंग्वेज में देखते हैं तो उसका नाम हो जाता है बर्मक। और यही बर्मक, ध्यान रखिएगा, आगे बहुत बड़ा काम करते हैं बगदाद के और इस्लाम के गोल्डन एज की हिस्ट्री में। एक और चीज ध्यान रखिएगा, बल्ख सर्कुलर था। नवविहार के जो स्तूप है उसके आगे पीछे का आर्केड सर्कुलर था, बगदाद भी सर्कुलर था। 630 एडी में ह्वेनसांग बल्ख पहुंचते हैं, उस स्तूप को देखते हैं, नवविहार को देखते हैं और कहते हैं यहां तो हजारों भिक्षु हैं, पठन पाठन का काम चल रहा है, भिक्षु तो शास्त्र रच रहे हैं यहां पे। भारत की सारी जो ज्ञान कोश था अब वो नवविहार में भी अवेलेबल था, भिक्षुओं के द्वारा पठन पाठन के लिए। ज्ञान का केंद्र बन गया था नवविहार। और उधर 632 में इस्लाम के पैगंबर मोहम्मद साहब की मृत्यु होती है। 650 एडी में इस्लाम की आर्मीज निकलती हैं और बैक्ट्रिया पहुंच जाती हैं। 705 एडी में बल्ख इस्लामिक फोर्सेस कैप्चर कर लेती। पर इस्लामिक फोर्सेस तो आ गई, बुद्धिज्म क्या चल रहा था वहां पे। बामियान से 25 किलोमीटर दूर एक स्तूप मिलता है हमें और उसके ऊपर इंस्क्रिप्शन है। 714 के आसपास गजनी का राजा आके वो स्तूप बनवाता है और कहता है मैं पुण्य कमाने के लिए बना रहा हूं। मतलब 705 में इस्लाम की आर्मीज पहुंचने के बाद भी बुद्धिज्म प्रचलन में था, क्योंकि 726 में एक कोरियन मॉन्क आते हैं, भिक्षु हुईचाओ, और वो बल्क में देखते हैं, कहते हैं जगह जगह के ऊपर अरब दिखाई दे रहे हैं मेरे को, बल्क का राजा भाग गया है। पर बुद्धिज्म अभी भी प्रचलन में है। पर 741 तक पहुंचते पहुंचते हमारे पास जाशियारी करके एक हिस्टोरियन है, उन्होंने लिखा है कि अब गवर्नमेंट की सारी एडमिनिस्ट्रेशन की सारी लैंग्वेज अरेबिक हो गई है। तो बल्क का एरिया धीरे धीरे लगभग 741 तक पहुंचते पहुंचते पूरी तरह से अरेबिक कंट्रोल में आ गया था। पर उस प्रमुख का क्या हुआ, बर्मक का? आगे सुनिए। 800 एडी में किरमानी नाम के एक इतिहासकार हैं, उन्होंने एक किताब लिखी है अखबार अल बरामिका, बर्मकियों की कहानी, मतलब बर्मक और उसके बच्चों की कहानी। उसमें वो बताते हैं कि बर्मक नवविहार के चीफ प्रीस्ट होने की वजह से बहुत इंपॉर्टेंट थे। ज्ञान, ज्ञानी, पैसे के आने जाने को, डोनेशंस को, लोगों के साथ वो सब हैंडल करते थे। एडमिनिस्ट्रेटिव और गवर्नेंस का उनको बहुत नॉलेज थी। और नवविहार उतना ही सीक्रेट था जैसे उधर मक्का। लोग आते थे, वहां झुकते थे और बर्मक के हाथ को चूमते थे। ये उस टाइम पे प्रैक्टिस थी, ये किरमानी बताते हैं। बर्मक एक इंपॉर्टेंट जरूर थे पर उनके पास मिलिट्री सपोर्ट नहीं था। और इधर जब इस्लाम की आर्मीज बल्ख पहुंच जाती हैं तो बर्मक के सामने एक सवाल आता है, क्या किया जाए। ना बोलते हैं तो सब खत्म हो जाएगा, हां बोलते हैं सब चलता रहेगा। तो बर्मक जाते हैं खलीफा के पास और इस्लाम कबूल कर लेते हैं।
जब वो वापस आते हैं तो उनको घर पे और आसपास उनको रेजिस्टेंस मिलती है, लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, उनके उस डिसीजन को। और रात के अंधेरे में बर्मक पे अटैक होता है, जो लोकल किंग ही करता है, और उसमें बर्मक को और उसके बच्चों को मार दिया जाता है। बर्मक की वाइफ और एक बच्चा बच जाते हैं और वो भागते हैं कश्मीर। क्यों कश्मीर? क्योंकि कश्मीर उस समय में पठन पाठन का बहुत बड़ा केंद्र था। कुषाण राजा थे कनिष्क, उन्होंने बुद्धिज्म की जो कॉन्फ्रेंस है वो श्रीनगर के पास हरवन में करवाई थी, बहुत पहले, उससे पहले। उसके अलावा नागार्जुन ने बुद्धिज्म फिलॉसफी शून्यता की जो डेवलप की थी वो श्रीनगर के पास हरवन में ही की थी। उसके अलावा जो करकोटा किंग्स थे कश्मीर के, जैसे ललितादित्य मुक्तपीद, बुद्धिज्म को बहुत पेट्रोनाइज करते थे। ललितादित्य ने अपनी जो कैपिटल बनाई थी परिहासपुर में, आप आज भी जाके देख सकते हैं, मैसिव बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री उन्होंने वहां पर बनवाई थी, वो आज भी देखने को है। राज तरंगिणी जो कश्मीर के इतिहास को रिकॉर्ड करती है, उसमें यह लिखा है कि तुखार देश से चंकुण आते हैं, और तुखार देश तुखारिस्तान है, जो बैक्ट्रिया का बाद में नाम पड़ जाता है। तो तुखार देश से चंकुण आके वहां पे राजा के सामने सोना बनाते हैं, गोल्ड। ये राज तरंगिणी लिखता है। इसमें एस्टैब्लिश होता है कि बैक्ट्रिया, तुखार देश, तुखारिस्तान और कश्मीर के बीच में आने जाने का उस समय सिस्टम था। तो बर्मक के लिए और उसकी मां के लिए कश्मीर ऑब्वियस चॉइस हो जाता है। बर्मक कश्मीर में ही पलते बढ़ते हैं और पढ़ाई भी करते हैं। पढ़ते क्या है? ज्योतिष शास्त्र, एस्ट्रोलॉजी। और हमने ये देखा है कि ज्योतिष शास्त्र में गणित है, उसमें पंचांग रचने की विधि है, उसमें समय की गणना है, उसमें खगोल शास्त्र है, एस्ट्रोनॉमी है। वो चिकित्सा ज्ञान पढ़ते हैं, मेडिसिन को पढ़ते हैं, और वो बुद्धिस्ट और भारतीय फिलॉसफर का ज्ञान भी इकट्ठा करते हैं। और उधर बल्ख में महामारी फैल जाती है, और लोग कहते हैं कि ये ईश्वरीय इशारा है, गलत हो गया है, बर्मक को वापस लाओ, और उसको वापस लाया जाता है। बर्मक आते हैं और वहां पे नवविहार का वो इंचार्ज बन जाते हैं, शादी करते हैं, बच्चे पैदा होते हैं, और फिर उनको पकड़ के खलीफा हिशाम के सामने दमास्कस में, सीरिया में प्रेजेंट किया जाता है। इनके सामने सवाल आ जाता है, ना बोले तो सब खत्म, हाँ बोले तो चलता रहेगा। बर्मक इस्लाम कबूल करते हैं। बर्मक के साथ साथ बर्मक का बेटा भी इस्लाम कबूल करता है, और उसका नाम पड़ता है खालिद। ये खालिद इब्न बर्मक और साथ साथ इसके बच्चे आगे का इतिहास रचते हैं। किरमानी अपनी अखबार अल बरामिका में बताते हैं कि खालिद पैदा तो बुद्धिस्ट हुए थे, नवविहार के ही कल्चर में पले बड़े थे, पठन पाठन से उनको कोई तकलीफ नहीं थी, पैसे का लेना देना भी उन्होंने मैनेज किया था, उनको एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नेंस की स्किल भी उनके पास थी। ये ज्ञान, ये नॉलेज बहुत जरूरी हो जाती है जब अब्बासिड रिवोल्ट होता है, जो उमैयद डायनेस्टी पावर में थी उसके खिलाफ। और रिवोल्ट करने के लिए तलवारबाज तो बहुत मिल जाते हैं, बट रिवोल्ट को एक ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे मैनेज करना, जहां पैसे को मैनेज करना है, जहां लोगों के आगे पीछे जो चीजें चल रही हैं उसको मैनेज करना है, उसके लिए खालिद जैसे लोगों की जरूरत थी, और खालिद उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। खालिद के पास जिम्मेवारी आ जाती है पैसे की, पैसा किसको कितना देना है इसकी। उसके अलावा वो खराज मतलब टैक्सेस को भी मैनेज करना शुरू कर देते हैं। और ये रिकॉर्डेड है, खालिद उस टाइम पे लूज पेपर्स या बही खातों में चीजों को मैनेज किया जाता था। वो कहते हैं नहीं, जिल्द वाली किताबें बनाओ और उसमें एंट्री करो, ताकि आराम से आदमी बाद में भी ट्रेस कर सके कौन सी चीज कहां गई थी। ये चीज नोटिस की जाती है। खालिद अब्बासिड रिवोल्ट का एक अहम हिस्सा बन जाते हैं, और जब अब्बासिड रिवोल्ट सक्सीड करता है और अब्बासिड डायनेस्टी बगदाद में इंचार्ज हो जाती है, तो खालिद उस अंदरूनी टीम का करीबी हिस्सा बन जाते हैं जिसने रिवोल्ट से लेके पावर में आने तक उनका साथ दिया था। और यहां से कहानी शुरू होती है
बरमकियों की। ये वो चिंगारी है जिसने इस्लाम के स्वर्णिम युग की शुरुआत की। खालिद इब्न बरमकी।